नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YouTube मैथ में। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि कक्षा 10 गणित के प्रश्न हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको मैं जो है 10 सवाल लेकर आया हूँ। आप लोग जो है उनको देखेंगे और इनको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, केवल क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनको मैं सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इनको अच्छे से समझें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, यदि m का मान यदि दिया है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो अंडर रूट m² + n² का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। हमको दिया गया है m बराबर 5, m बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और n बराबर हमसे पूछा गया है, n बराबर दिया है m+7, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमसे मान पूछा गया है अंडर रूट m² + n² का, अगर हमें अंडर रूट m² + n² का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, m का मान और n का मान ज्ञात करेंगे पहले, और उसके बाद इन दोनों की वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे तो हम अंडर रूट m² + n² का मान प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले m का मान इसमें रख देंगे। तो m बराबर 5 दिया हुआ है, तो n बराबर हमने कितना रखा, m की जगह पे कितना रखना है, 5। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 7, तो n बराबर आ गया 12। n बराबर कितना हो गया, 12। अब हमारे पास m का मान भी है और n का मान भी है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है अंडर रूट m² + n²। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट m का मान कितना दिया गया है, 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस n का मान कितना दिया गया है, 12, सो हो जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ 144 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। 5 9 और 6 2 4 2 6 और 1 69, 169 हो गया। और 169 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया था, m बराबर 5, n बराबर दिया गया था, m बराबर 5 दिया था, n बराबर m+7 दिया था। तो हमने क्या किया, m बराबर जो 5 दिया था वो m की जगह रख दिया, तो n बराबर कितना प्राप्त हो गया, m की जगह 5 + 7, तो n बराबर हमें 12 प्राप्त हो गया। वैल्यू हमें निकालनी थी अंडर रूट m² + n² की। तो हमने क्या किया, अंडर रूट लगाया और m की जगह रख दिया वैल्यू 5 और n की जगह वैल्यू रख दी 12। दोनों का वर्ग किया, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ा तो अंडर रूट 169 और 169 का वर्गमूल 13 होता है, ये हम सभी जानते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण दिया है a2x + b2y + c2 = 0। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो यहाँ पर आप लोगों से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो क्या कहता है कि ऐसे 2 समीकरण दे देगा तो इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन, पहली जो कंडीशन होती, चलिए मैं आपको तीनों कंडीशन बताता हूँ। दूसरे प्रश्न में नंबर 1, यदि आपको ये 2 समीकरण दिए गए हैं इस टाइप के, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण दिया है a2x + b2y + c2 = 0। तो इन दो समीकरणों में, दोनों रैखिक समीकरणों में आपका जो है 3 कंडीशन बनती हैं। यदि पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर, पहली कंडीशन है यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों मान यानी कि a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2, इन तीनों का मान अगर हमें बराबर प्राप्त होता है तो जो रेखाएं ये दोनों दी गई हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों का जो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, इनके अनेक हल होंगे।
इनके कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। और ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संपाती कहलाएंगी। ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संपाती कहलाएंगी। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। इस तरीके से ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, एक रेखा ए बी है तो उसी के जस्ट ऊपर, उसी के ऊपर एक और रेखा सी डी होगी, उसी के ऊपर, तो एक दूसरे के संपाती होंगी। ये मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर होगी। तो इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी किसी एक बिंदु पर ही, और इनका अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक ही हल होगा। जैसे मान लीजिए एक रेखा ए बी है ये, तो दूसरी रेखा इस तरीके से आएगी सी डी, तो ये एक ही बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। तो ऐसी रेखाओं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं और इनका केवल एक और एक मान होता है, केवल एक ही हल होता है इनका। और ये जो है इनमें कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2। मतलब तीसरी कंडीशन में क्या है कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, तो जैसे ही हमने C1/C2 निकाला तो C1/C2 इसके बराबर नहीं आया। तो जब C1/C2 इसके बराबर नहीं आता है तो ऐसी रेखाओं को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं, और इनका कोई भी हल नहीं होता है। ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं और इनका कोई भी हल नहीं होता है। मतलब एक रेखा ए बी ऐसी है तो दूसरी रेखा सी डी ऐसी होगी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब तक कोई रेखा एक दूसरे को, दो रेखाएं जब तक एक दूसरे को टच नहीं करेंगी या जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तब तक उनका हल निकलना संभव नहीं होता है, उनका कोई हल नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हम इनको निकाल सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। अगर दो समीकरण दिए जाएँ रैखिक समीकरण, तो उनको बराबर जीरो कर लेते हैं, अचर राशि को पक्षांतर करके बराबर जीरो कर लेते हैं। उसके बाद जो भी कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम इनको रेखाओं को बता सकते हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 प्राप्त होता है तो रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। दूसरी कंडीशन A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होती हैं और एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इनका केवल और केवल एक अद्वितीय हल होता है। तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के और बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। और ये रेखा एक दूसरे को कभी टच नहीं करती हैं, ना ही एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर दूसरा हो गया, आप नोट कर लें इनको। चलिए सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या का एक तिहाई, किसी भी संख्या का एक तिहाई मतलब 1/3, एक तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। एक कोई संख्या है जिसका एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, तो हमसे संख्या पूछी गई है। तो तीसरे प्रश्न में हम क्या करेंगे, माना कि वह संख्या, कोई भी संख्या मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। हमने क्या मान लिया कि वह संख्या x है। तो अब उसने क्या कहा है कि संख्या का एक तिहाई मतलब x का एक तिहाई, क्या कह रहा है, x का एक तिहाई मतलब 1/3, x का एक तिहाई किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 21 21, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, का की जगह क्या लग जाएगा, गुणा। तो x गुणित 1/3
बराबर 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का गुणा x में हो जाएगा तो x बटे 3 बराबर 21 हो जाएगा। अब 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 21 गुणित 3, तो x बराबर आ जाएगा 21 दिया 63। तो आपका 63 ऑप्शन जो भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर तीसरा आपका हो गया है। हाँ, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो। एक मूल कितना दिया गया है, -2 दिया गया है, तो p का मान होगा। तो आपसे इस p का मान पूछा गया है जो यहाँ पर आया है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। इसका एक मूल दिया है, मूल का मतलब होता है x की वैल्यू। यहाँ पर इसमें ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, यानी कि x के दो मान होते हैं, जिसमें से x का एक मान दिया हुआ है -2, यानी x बराबर कितना दिया है -2। तो आपसे p का मान पूछा गया है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण में अगर किसी उसका जो आपको मूल दिया गया है, अगर उस मूल को उस समीकरण में रखते हैं तो वो उसके 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम इस मूल का मान x बराबर 2 का मान इस समीकरण में रखेंगे, यानी x की जगह -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी। तो हम इसमें रखते हैं बराबर 0 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह कितना रखना है -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 पहले ही से लिखा हुआ है, गुणित x की जगह रखना है -2 और -p अपनी जगह पे बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम -2 का जब वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा। -2 गुणित -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 4 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद -2 का गुणा +2 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और -p बराबर 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये 4 से 4 तो कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो -p बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो p बराबर भी हमें कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाता है। 0 ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि यदि sin a बराबर cos a हो तो a का मान होगा। अब आप लोग इस सवाल को मौखिक ही जानते हैं कि साइन में और cos में जो वैल्यू होती है दोनों की बराबर कितने एंगल पर होती है, मतलब कितने डिग्री का साइन का मान और उतने ही डिग्री का कॉस का मान सेम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री यानी कॉस 45 बराबर भी 1/√2 होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो यहीं पर देखिए आप लोग, यहाँ पर अगर a बराबर हम 45 रख दें, यानी कि साइन 45 बराबर कॉस 45, इन दोनों का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। यानी a बराबर 45 रखने से इनकी दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। तो a का मान क्या हो जाएगा, 45 एंगल। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाता है आपका। बहुत सिंपल था, वैल्यू अगर याद है तो आप इसका मान डायरेक्ट लगा सकते हैं। 6वां प्रश्न है, यदि tan a बराबर 30 तो 1 + tan² a और अपॉन 1 + cot² a का मान होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है इसमें लिखा है यदि tan a बराबर 30, tan a बराबर कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। tan a का मान कितना दिया है, 30 दिया है।
हो मिस्टेक है क्या इस प्रश्न में? a बराबर 30 है, इसमें जो है इसमें थोड़ा करेक्शन है। a बराबर 30 दिया हुआ है। a बराबर कितना? यदि a बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का मान होगा। यानी a की जगह पे हमें कितना रखना है? 30 रखना है। तो a बराबर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसका मान पूछा गया है। तो हम a की जगह पे कितना रख देंगे? a की जगह पे दिया है 30 अंश, तो हम a की जगह पे 30 अंश रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 और बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। अब इनकी वैल्यू हमको याद होना चाहिए। टेन 30 का मान कितना होता है? 1 अपॉन √3 और कॉट 30 का मान कितना होता है? √3। ठीक है ना? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की जगह पे कितना रख देंगे? 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉट 30 का मान होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा? 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 और अपॉन में 1 प्लस 3, अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3। तो इससे हमें क्या मिलेगा? ऊपर ये ऐड हो जाएगा 4 बटे 3 और बटे में कितना मिलेगा? 4। इसके बटे 1 मान लेंगे, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा। इन दोनों का नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या में और दोनों की बीच की संख्याओं का बीच में। तो 4 का गुणा 1 में हो जाएगा 4 बटे 3 गुणा 4। नीचे कितना आ जाएगा? 3 गुणा 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका 1/3 ऑप्शन सही होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। a बराबर दिया हुआ है 30 अंश 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का मान हमसे पूछा गया था। तो a की जगह पे हमने क्या रख दिया? 30। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 हो गया। अब हमें टेन 30 का मान पता है 1/√3 होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 जो था उसकी जगह पे 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और कॉट 30 का मान होता है √3, तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, सो 1/3 और 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इन दोनों का ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1/3 हो जाएगा और ये दोनों 1 + 3 नीचे चिपकाते हैं। अब ये ऊपर जुड़ जाएंगे, 4 ऊपर हो जाएगा और नीचे बटे 3 हो जाएगा और ये 3 और 1 4 हो जाएगा ये वाला, और इसके बटे 1 मान लेंगे तो बटे 1 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा हो जाएगा, सो 4, और बीच की दोनों का गुणा होगा 3 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका 5वां और 6वां सवाल हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, सवाल नंबर आता है आपका 7। सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है, एक समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं, x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो जब भी 2 समीकरण दिए जाते हैं रैखिक समीकरण, तो आप लोग जानते हैं, आपने विधियाँ पढ़ी रखी हैं, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो आप चाहे इसमें विलोपन विधि लगा सकते हैं और चाहे इसमें प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले समीकरण क्या दिया है हमें, x + y = कितना दिया है? 10, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण दिया है x - y = 4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दोनों समीकरणों में हम विलोपन विधि लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, y प्लस का है और ये y नीचे माइनस का है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों x प्लस के हैं तो x जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और बराबर 10 और 4 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा आपका 14। 2 को बटे में भेज देंगे तो x = 14, 2 बटे में आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? x = 7। यही आपसे पूछा गया था
इसका क्या हल है, x बराबर 7, एक वैल्यू हमको प्राप्त हो गई है। अभी दूसरा वैल्यू निकालेंगे y बराबर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह कितना रखना है 7, तो 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10, 7 का पक्षांतर करेंगे -7, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 3, यानी कि x बराबर 7 था, x बराबर 7 और y बराबर 3 इसका हल हो जाएगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8 आपको दिया गया है, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो ये मौखिक प्रश्न है, इसमें कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, बिंदु 5,9, बिंदु क्या दिया है 5,9, तो y अक्ष से दूरी पूछी गई है। अब आप लोग जानते हैं कि बिंदु आपको दिया है 5,9, 5,9 ये दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं ये x होता है और ये y होता है, ये x अक्ष का मान होता है और ये y अक्ष का मान होता है। तो अगर आपसे y अक्ष से दूरी पूछी गई है तो आप x का मान बताएंगे, और अगर आपसे x अक्ष की दूरी पूछी गई है तो आप y का मान बताएंगे। इसको कैसे देखिए, ये हो गया आपका, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये हो गया मूल बिंदु 0,0, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और इसको बढ़ाएंगे 7 8 9, ठीक है, ये हो गया आपका। और y अक्ष पे भी बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा रफ करते थे, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। बिंदु है अपने पास, बिंदु कितना दिया गया है, बिंदु दिया है 5,9। तो हम देखते हैं कि ये बिंदु है कहाँ। हमने देखा x अक्ष से 5 और y अक्ष पे 9 चला है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो x अक्ष पे 1 2 3 4 5 यहाँ इसके सीध में ऐसे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से इसके सीध से, तो ये वाला जो बिंदु होगा, ये बिंदु आपका 5,9 होगा, ये वाला जो बिंदु होगा ये आपका 5,9 होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, देखो y अक्ष ये रही, ये सीधी गई है y अक्ष, इस y अक्ष से दूरी पूछी गई है बिंदु 5, तो y अक्ष से दूरी देखो इतनी, इसकी इतनी, यही तो दूरी है y अक्ष से। तो x बराबर कितना दिया था 5, तो ये जो y अक्ष की दूरी है वो आपकी y अक्ष से जो दूरी है इस बिंदु की, वो जितनी x अक्ष से दूर होगा, जितना x अक्ष पे चला होगा उतना ही y अक्ष से वो दूर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी 5 है, और अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो y वाला मान बताना है, यानी कि 9। x अक्ष से दूरी 9 है और y अक्ष से दूरी कितनी है 5 है, तो इसका आपका 5 ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 5। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि संख्याओं 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सवाल नंबर 9 में जो माध्य होता है, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको कितने दिए गए हैं, आपको सवाल नंबर 9 में पद कितने दिए गए हैं, पद दिए गए हैं आपको 7, 8, x, 11, 14 यानी 14, और इनका माध्य, ये आपके पद हो गए। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। आपसे माध्य दिया गया है कितना, और माध्य कितना दिया गया है, माध्य कहा गया है कि आपका x है।
तो माध्य की जगह क्या रख देंगे, माध्य की जगह x रख दिया, बराबर पदों का योग, तो पद कितने हैं 7 + 8 + x + 11 + 14, और बटे पदों की संख्या, तो पद कितने 1 2 3 4 5, तो बटे 5 हो जाएगा। ठीक, अब x का 5 का गुणा इधर हो जाएगा, x में से हो जाएगा 5x, बराबर अब यहाँ क्या हो जाएगा 8 7 15, 15 और 11 26, 26 और 14 40, तो कितना हो जाएगा 40, ये अंक जुड़ जाएंगे और प्लस x इतना हो जाएगा। अब ये x है तो x को x की तरफ पक्षांतर करेंगे तो 5x, x इधर आएगा तो माइनस का x बराबर 40, 5x में से एक x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा 4x बराबर 40। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा 40/4, 4 से 40 कट जाएगा, x बराबर मिल जाएगा हमें 10, यानी कि यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का मान 10 होगा, यानी कि इसका जो 10 ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है उसको देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब आता है अपना लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं दिए गए चित्र में, एक ये चित्र दिया हुआ है, पहले चित्र इधर बना लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बड़ा सा चित्र बना लेते हैं। ये रहा आपका चित्र, इस टाइप से हमने बना लिया है। ये देखिए ये चित्र हो गया। तो इसमें जो है यहाँ पर एक इसके समांतर एक रेखा खींची गई है इधर से, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है, और यहाँ पर D और E दिया हुआ है। चलिए, तो यदि AD बराबर x + 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x + 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर और EC बराबर 3x + 4 सेंटीमीटर और DE और BC समांतर हो तो x का मान आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। AD बराबर कितना दिया हुआ है, AD बराबर है AD बराबर x + 3, ये हो गया x + 3, ये AD का मान हो गया। ठीक, इसके बाद DB दिया है 3x + 19, DB कितना दिया है 3x + 19, ये DB दिया हुआ है। ये D और B की वैल्यू, D से B की वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद AE बराबर x दिया है, ये AE बराबर x हो जाएगा, AE बराबर x हो जाएगा। उसके बाद EC बराबर 3x + 4 दिया है, EC बराबर कितना दिया है 3x + 4, ये दूरी दी गई है। अब इसमें हमें पता होता है कि और दूसरी चीज़ क्या दिया गया है, यहाँ पर BC समांतर है, DE जो DE रेखा समांतर है वो BC के समांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं हमें समांतर दी गई हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग जानते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा, पहली भुजा का मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि जितना AD होगा उतना BD होगा, जितना AE होगा उतना EC होगा, यानी कि AD/BD बराबर AE/EC, इनका अनुपात सेम होगा। जितना AD और DB का अनुपात होगा उतना ही AE और EC का अनुपात होने वाला है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसमें AD अनुपात DB बराबर किसका होगा AE/EC के। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हमें दी गई हैं। AD बराबर कितना दिया गया है x + 3 अपॉन DB बराबर कितना दिया है 3x + 19, ठीक, बराबर AE कितना दिया है x और EC कितना दिया है 3x + 4। अब हम इन दोनों को त्रियक गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो इसका गुणा इधर x + 3 इधर हो जाएगा 3x + 14 बराबर x का गुणा इधर हो जाएगा x × 3x + 19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का गुणा 3x में हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा, x का गुणा 14 में हो जाएगा तो प्लस के 14x हो जाएंगे, 3 का गुणा 3x में करेंगे तो प्लस के 9x हो जाएंगे, 3 का गुणा 14 में करेंगे 14 × 3 =
42 हो जाएगा। इतना हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं तो ओहो सॉरी यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था, ये यहाँ पर 4 था, 3x + 4, यहाँ 4 था, 14 नहीं था, यहाँ 4 था, तो x का गुणा 3x में 3x², x का गुणा 4 में, तो यहाँ आ जाएगा 12x, x का गुणा 3x² और x का गुणा हो जाएगा 4 में, सो हो जाएगा 4x और प्लस इसका गुणा इसमें 9x आ जाएगा और 3 का गुणा 4 में, तो इधर आ जाएगा 12। अब सही है। इसके बाद क्या आ जाएगा, x का गुणा 3x² में करेंगे तो 3x² प्राप्त हो जाएगा, x का गुणा 19 में करेंगे तो प्लस के 19x प्राप्त हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। देखिए हमने केवल सिंपल सा त्रियक गुणा करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए 3x से 3x² कैंसिल हो जाएगा, इधर 3x², इधर भी 3x², दोनों समान चिन्हों में हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 9 और 4 13x जुड़ जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी, सो हो जाएंगी 13x और इधर बचेगा +12 बराबर, इधर बचेगा आपका 19x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x को x की तरफ पक्षांतर करेंगे तो 13x, 19x इधर आएगा तो -19x, 12 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -12। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि 19x में से 13x घटेगा तो -6x बराबर -12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 12/6 हो जाएगा, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है आपका, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जो है सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।